पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी मैंने बताया कि जैसे जैसे अगर इन्वायरमेंट में चेंजेज आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, या फिर अगर ये कैटास्ट्रॉफिक हो रहा है, मतलब प्लेट अलग अलग हट रहे हैं, तो उससे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। उसके क्या क्या कारण है वो यहाँ पे लिस्ट किया है मैंने। पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसको समझते हैं। हैबिटेट का मीनिंग होता है आवास। आवास मतलब जिस आवास में वो ऑर्गेनिज्म रहता है, अगर उसका आवास ही खत्म कर दिया जाए तो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहेगा। प्रे और प्रेडेटर रिलेशनशिप हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, जब इकोलॉजी पढ़ रहे थे, तो उससे पता चलता है कि अगर जब प्रे पे प्रेडेटर धावा बोलता है तो वो अपने घर की तरफ, घर यानी जंगल में छुपता है, अपने आप को छुपा लेता है। अगर जंगल या फिर उसके हैबिटेट को ही हम खत्म कर देंगे तो वो कहाँ छुपेगा और प्रेडेटर उस प्रे को खा जाएगा। इस तरह से संख्या जो है वो कम होते जाएगा। दूसरा टर्म है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब खंडित करना। मान लेते हैं जैसे किसी पहाड़ को काट के हम रास्ता बना रहे हैं, तो दोनों उस पहाड़ पे जितने ऑर्गेनिज्म थे वो दो भागों में बट गए, तो उनका जो आवास है वो फ्रेगमेंटेड हो गया। तो हैबिटेट को हमने फ्रेगमेंट कर दिया, उससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे जो आधारित थे उनका वहाँ पे लॉस हो गया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन। आजकल जो युग है डेवलपमेंट का, हमारा कंट्री है वो डेवलपमेंटल कंट्री है, सब विकास के दौर में पीछे दौड़े जा रहे। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चरल एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं और बिल्डिंगें बन रही बड़ी बड़ी, रास्ते बन रहे हैं अच्छे से अच्छे, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, काट के पेड़ पौधों को, पहाड़ों को काट कर। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने उनके हैबिटेट को, नेचुरल हैबिटेट को। अब जैसे नदियों को भी हम लोग इनक्रॉस कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, उसके अगल बगल में नदियाँ संकरित होती जा रही हैं, पानी कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से एक्वाटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो कम होते जा रहे हैं, उनका नंबर घटते जा रहा है, वो उनके लिए रहने की जगह नहीं है। बहुत जगह सुने होंगे कि यहाँ तालाब था, वहाँ तालाब था, लेकिन पुराने ज़माने में दादा दादी लोग कहते हैं यहाँ पे तालाब हुआ करता था, यहाँ पे वो तालाब आज नहीं है। क्या हुआ, उसको एनक्रोच करके, उसको भर के वहाँ पे एक बड़ी सी मल्टी कम्प्लेक्स बना के रख दिया गया। उसमें लोगों का ये विकास के दौर में ये सब हुआ, तो उससे क्या हुआ कि हमारा लॉस हुआ बायोडाइवर्सिटी का, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म आज के डेट में नहीं। दूसरी बात है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। एलियन का मतलब होता है विदेशी या फिर दूसरे ग्रह से आए हुए। अगर किसी विदेशी एक्जोटिक स्पीसीज को हम अपनी एक इंडियन स्पीसीज में डालते हैं, जैसे किसी पॉन्ड में किसी फिश को ले आए दूसरे ये से, तो वो धीरे धीरे क्या करते हैं, जो अपने इंडिजिनस कार्प हैं उनको खा जाते हैं और उनका नंबर खत्म हो जाता है, वो वहाँ से इंस्टिंक्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले पार्थेनियम का, पार्थेनियम एक ऐसा वीड है जो जितने अदर वीड है, इंडियन वीड, उसको खत्म करती है। और क्रेसिपस की बात करें, वाटर हायासिंथ जिसको बोलते हैं, इकोर्निया क्रेसिपस, वो आप लोगों ने देखा होगा कि जलकुंभी पूरे रिवर में ऊपर में आच्छादित होकर रिवर के पूरे पानी को सोख लेती है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर पानी के अंदर में इतने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, रादर देन फिश, सिर्फ फिश की बात नहीं करते, उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, उनको वो अगर पानी ही सारा वो एब्जॉर्ब कर लिया तो वो सूख गया, तो वो उससे क्या हुआ, सारे फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म, सारे जू प्लैंक्टन्स खत्म। तो उस पर आधारित जो फिशेज हैं जिसको खाते हैं वो फिश भी गायब हो जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक सिर्फ जो वाटर हायासिंथ था, इकोर्निया क्रेसिपस, वो आके उस रिवर का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरा जो आहार श्रृंखला था, आहार जाल था, उसको पूरा ही वैनिश कर दिया। इससे वो उसमें जितने भी स्पीसीज थे वो लॉस हो गए, वो एक्सटिंक्शन। अब जैसे मैंने कहा कि एक इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सिम्बायोसिस, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो
क्यों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं? या तो वो अपने शेल्टर के लिए, मतलब आवास के लिए, या फिर अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आधारित होते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आधारित है और वो ऑर्गेनिज्म इंस्टिंक्ट हो गया, तो उसका जो पहला जो आधारित था उसको फूड मिलना बंद हो जाएगा। तो फूड कितना दिन तक बिना फूड के वो जीवित रहेगा? फिर आप शेल्टर की बात करते हैं, अगर वो शेल्टर के लिए आधारित था तो शेल्टर नहीं रहेगा तो वो कितने दिनों तक अपने आप को प्रेडेटर से छिपा के रखेगा? तो इस तरह से वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो ये जो मेन 4 रीजन है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी का इंस्टिंक्ट लॉस हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जानना है कि आखिर मैंने ये जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है इसको हम लोग को रोकने की जरूरत है। अब बोलेंगे हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लॉस हो जाए। लेकिन अगर इस तरह से धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे अर्थ के, जैसे मैंने कहा कि फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं फिशेस, और हम लोग फिश को हैंड करते हैं, फिश का मारकर हम लोग उसे फिशरमैन से खरीद कर खाते हैं। तो फिश जब रिवर में रहेगा ही नहीं, पॉन्ड में रहेगा ही नहीं, तो फिशरमैन कहाँ से फिश मार्केट में लाएगा और हम कहाँ से खरीदेंगे और हम कहाँ से खाएंगे? तो इस तरह से फिश की बात ना करें, धीरे धीरे इस तरह सारे ऑर्गेनिज्म की बात होगी और क्रॉप की भी बात होगी, प्लांट्स की भी बात होगी, तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएंगे। तो फिर एक दिन जो ये सबसे होमोसेपियंस प्राणी है, जिसको बोलते हैं सबसे ज्ञानी प्राणी, उसका भी एक्सटिंक्ट हो जाना निश्चय है। तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज में देखिए, एक तो नेचुरली एक्सटिंक्शन होता है। नेचुरली मतलब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था दो प्लेट टकराए तो हिमालय पहाड़ आ गया बीच में, ऐसा पढ़ा है हमने। हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई? तो धरती के दो प्लेट टकराए तो हिमालय पहाड़ ऊपर आ गए। उस समय जो वहाँ पे समुद्र रहा होगा उसमें जितने सारे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे वो एक्सटिंक्ट कर गए, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं पता, वहाँ पहाड़ आया। तो ये नेचुरली है, इसको हम लोग नहीं रोक सकते। तो नेचुरली जो है वो नहीं रोक सकता। लेकिन मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं। मास एक्सटिंक्शन कभी कभी क्या होता है, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ या फिर कभी कभी एरा चेंज करता है, कभी मेसोजोइक एरा चेंज हुआ, क्रस्टेशियस पीरियड चेंज होता है, तो उस समय एक स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है, वो एक मास रूप में। फॉर एग्जांपल डायनासोर, हम लोगों ने पढ़ा है, डायनासोर मूवी देखी है, तो उसमें देखा है कि डायनासोर खूब जियांट एक ऑर्गेनिज्म हुआ करता था अपने मेसोजोइक एरा में। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण और कैटास्ट्रोफिस के कारण उनका एक्सटिंक्शन हो चुका है। और लास्ट में एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है, जो तब से मैं डिस्कस कर रही थी। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, पोजेनिक के कारण जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसको कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। अब ह्यूमन का जो हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले, वो जितने भी हैबिटाट लॉस कर रहे हैं ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज से वैसे कर रहे हैं। अपशिष्टों को नदियों में डाल रहे हैं, नदियों को स्विंग कर रहे हैं, नदियों का जो जितना ऑर्गेनिज्म का ये है वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, पहाड़ों को काट काट के रास्ता बना रहे हैं। ये डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नीड को रीड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करता है। और हम ये भूल जाते हैं इस विकास के दौर में कि इसी पृथ्वी, यही एक हमारा पृथ्वी है, यही एक वनली होम है जिस पे हमें रहना है। जो सुंदर सा जो पृथ्वी है, सुंदर से नेचर ने हमें दिया है, इसको हम अपने अनुसार मैनिपुलेट करते हैं, जंगलों को काटते हैं, जानवरों को मारते हैं और नदियों को संकीर्ण करते हैं, तालाबों को भर देते हैं, जिससे हमारा एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हो रहा है। कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अगर इमेजिन कीजिए ऐसा सिचुएशन कि पेनिसिलियम नोटेटम से जो हम लोगों ने एंटीबायोटिक बनाया, अगर उसका खोजने से पहले वो इंस्टिंक्ट हो गया होता, अर्थ पे होता ही नहीं, तो क्या हम आज एंटीबायोटिक के बारे में सोच भी पाते कि एंटीबायोटिक कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगर सिंकोना की बात करते हैं, जो सिंकोना बाग से हम लोग क्यूनिन का डिस्कवरी हुआ था, क्यूनिन जो मलेरिया रोग के लिए यूज होता है, तो मलेरिया का रोग को निवारण के लिए हम लोग क्यूनिन के टैबलेट्स को खाते हैं। आज अभी जो कोरोना का युग है उसमें उस टैबलेट्स का भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे प्रधानमंत्री ने उसे निर्यात भी किया था। तो वो अगर सोचिए, अगर हमारे उस खोज होने से पहले ही वो सिंकोना जो ट्री है वो इस दुनिया में नहीं होता, अर्थ पे नहीं होता,
वो इंस्टिंक्ट कर चुका होता। तो क्या आज हम ये जो महामारी से लड़ पाते? ये सोचने वाली बात है। इसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड के जितने लोग हैं उन्होंने एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम का निर्माण किया, जिससे पूरे विश्व में एक समिट, अर्थ समिट का किया गया, और उसमें देश के अर्थ के बहुत सारे, पूरे विश्व के बहुत सारे देशों ने भाग लिया और उसमें प्लेस लिया कि हम बिना मतलब का केवल विकास के नाम पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर बैक्टीरिया से लेकर बड़े जो व्हेल है या फिर एलिफेंट है, ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक को हम हानि नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विकास के कारण, जब तक कि हमें बहुत ही नितांत आवश्यकता ना पड़े उस चीज को लेने के लिए। तो पहले उसके कंजर्वेशन मैनेजमेंट में आया कि इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन। अगर अर्थ पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वहीं पे उसी साइट पे जाके उस एरिया को प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेट फॉरेस्ट और सेक्रेट लेक्स। कोई लेक है, उस लेक को हमने क्या किया, बोला यह पवित्र तालाब है, इसमें आप कचरा न डालें, इसकी पूजा करें। तो हमारे जो ह्यूमन नेचर है वो क्या करते हैं, उसको सबसे बचाते हैं और उसमें कचरा नहीं डालते हैं। इससे वो तालाब भी सुरक्षित होता है और उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लोरा एंड फाउना, वो सुरक्षित हो जाते हैं। सीक्रेट फॉरेस्ट के नाम पे, पवित्र जंगल के नाम पे हम लोग एक पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं, पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर देते हैं कि इसमें से एक न पेड़ पत्ता काटा जाएगा और न ही इसके एक पौधे को भी हटाया जाएगा। तो इससे क्या, वो जो ह्यूमन नेचर है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बायोस्फीयर वो ऐसा रीजन है जिसमें हम लोग एक पूरे फॉरेस्ट को, डेंस फॉरेस्ट को ही उसके ह्यूमन लोकेलिटी के हिसाब से ही उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर देते हैं। प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, देखते हैं, उसको जोन वाइज बांट देते हैं। एक जो मैनिपुलेटिव जोन है जिसको ट्रांजिशन जोन कहते हैं। मैनिपुलेटिव मतलब जो चेंज हो सकता है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो जाते हैं, घरों का निर्माण होता है इस एरिया में, और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में रोड भी बन सकता है इसमें, इस जोन के हिसाब से। फिर बफर जोन होता है। बफर जोन में एक्टिविटी जो है वो थोड़ा लिमिटेड कर देते हैं, उसमें ह्यूमन का आना जाना थोड़ा कम कर देते हैं। उसमें एक कोर जोन होता है जिसमें नो ह्यूमन एक्टिविटी, वहाँ सिर्फ वाइल्ड एनिमल्स को ही मने रहते हैं, उनको ऐसे एज इट इज प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। उसमें हम लोग न रिसर्च वर्क के लिए भी उसमें घुसने की अनुमति नहीं होती है। और दूसरा जो होता है बफर जोन है, उसमें हम लोग रिसर्च स्टडी के लिए, एजुकेशनल रिसर्च के लिए इस जोन में हम लोग जाते हैं, तो इसे बफर जोन में रखा जाता है। इस तरह से 3 जोन में बांटा गया है बायोस्फीयर। इंडिया में 14 बायोस्फीयर हैं जो कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, और अलग अलग स्टेट में है। आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में और याद कीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड में स्टेट वाइज क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल नंदा देवी कहाँ स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इस तरह से सब बायोस्फीयर का नाम जो है वो स्टेट वाइज आता है, और या फिर मिलान में आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। तो आप इसको जितने स्लाइड्स में दिए हुए हैं, पिछले स्लाइड्स में भी मैंने दिखाया आपको, अलग अलग नेशनल पार्क के भी नाम दिखाए, तो उसको आप नोट करके और याद कर लीजिए। यहाँ दिखाया है मैन एंड बायोस्फीयर। यह जो बायोस्फीयर 14 बना गया है इन इंडिया, ये इस प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत, और उन्हीं के देख रेख में यह चलता है। दूसरा एक नेशनल पार्क होती है। हमारे इंडिया में 90 नेशनल पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 448। नेशनल पार्क में जो है कि वाइल्ड लाइफ को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। नेशनल पार्क में किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, न ग्रेजिंग होगा, न फॉरेस्ट्री होगी, न ही हंटिंग होगी। नेशनल पार्क में पूरी तरह से उसको प्रोहिबिटेड, एक कोई भी एक्टिविटी उस एरिया में नहीं होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे सेंचुरी में कुछ एक्टिविटीज़ को परमिशन दी जाती है कि हाँ वहाँ आप स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ जाके आप अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब है आर्टिफिशियल सिस्टम। मान लीजिए कोई स्पीसीज है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे है,
वो एंडेंजर्ड स्पीसीज बन चुका है। अब वो 1 या 2 उसमें बच गए हैं, जैसे टाइगर हुआ, तो उन वैसे वैसे स्पीसीज को या फिर कोई जिसका अब उसको एक आर्टिफिशियल सिस्टम को देना पड़ेगा, तो वैसे स्पीसीज को हम उसको उठा के उसके नेचुरल सिस्टम से उठा के अब एक आर्टिफिशियल सिस्टम देते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क बना के और उसमें उसको डाल देते हैं। तो वो केज के अंदर ही रहता है, लेकिन ओपन केज के अंदर, पूरा चारों तरफ से बाउंड्री बना हुआ रहेगा और ओपन केज रहेगा और उसमें डाल देते हैं। तो वो अपना सेफ्टी वहाँ पे रहता है, उसको कोई हंट नहीं करेगा। उसके अंदर लोग जाएंगे भले देखने के लिए, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। या फिर सेक्रेट प्लांट, जैसे तुलसी हुआ, पीपल वृक्ष है, इसको हम लोग उसको सेक्रेट प्लांट का नाम देकर उसको सुरक्षित करते हैं। होम गार्डन बनाते हैं, उसमें तुलसी लगाते हैं और उसको सुरक्षित करते हैं। सीड बैंक, कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ जो बैंक है जो सीड बैंक में उसको जमा करते हैं, कुछ ऐसे प्लांट जो एक्सटिंक्शन के कगार पे उसको बैंक में रखते हैं, उसको आर्टिफिशियली हम लोग प्रिजर्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बारिश की सीजन है, बाहर रहा, तो हो सकता है वो सड़ जाए, गल जाए और वैनिश हो जाए, तो उसको हम लोग सीड बैंक में जमा करते हैं। फिर जीन बैंक, जीन कुछ ऑर्गेनिज्म के जीन को ही हम उसको क्रायो प्रिजर्वेटिव में रखकर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर में प्रिजर्व कर देते हैं। इससे उनका जो ऑर्गेनिज्म है वो बच जाता है, उसका एक कम से कम एक स्पीशीज को जिंदा रहेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको जिंदा रखते हैं। फिर टिश्यू कल्चर से भी हम बढ़ाते हैं पौधों को, नए पौधों को जनरेट करते हैं। और जूलॉजिकल पार्क जैसे बात किया हमने, जूलॉजिकल गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन में हम लोग ऑर्गेनिज्म को, जीव जंतुओं को, जूलॉजिकल गार्डन में जीव जंतुओं को और बोटेनिकल गार्डन में जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट के ऑर्गेनिज्म है, उसको हम लोग सेव करते हैं। हमने देखा है नक्षत्र वन इन रांची में एक नक्षत्र वन है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट को सुरक्षित किया गया, उनको नाम दिया गया है और वो पूरा सुरक्षित है। वहाँ पे लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पर उसको तोड़ नहीं सकते। चारों तरफ से CCTV कैमरा लगा हुआ है ताकि वो उस पर किसी तरह का कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। इस तरह से देख रहे हैं कि हमें हमारा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट है वो अच्छे तरह से एक सुदृढ़ तरीके से बनाया हुआ है, इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। तो इस पूरे वर्ल्ड में चलाने के लिए सबसे पहला जो वर्ल्ड समिट हुआ था, द अर्थ समिट के नाम से, 1992 में कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले एक द अर्थ समिट के नाम से हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में। तो और उसके बाद अभी जो 2002 में एक हुआ था द वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें 190 कंट्री के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और प्लेस लिया कि हम आने वाले दिनों में, आने वाले 2010 तक 2020 तक में हम अपने जो ये बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होने से बचाएंगे और बिना मतलब कि किसी जीवों को या पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।